हाय दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आपको आज हम द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा था पहले की वीडियो में, तो उसमें चूँकि लाइट चली गई थी, तो इसलिए मैं पूरी इस बात को बता नहीं पाया था। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, मैं इसको आपको पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि उसके मूल क्या होते हैं। और इसके आगे हम लोग अब मूलों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि मूल निकालते कैसे हैं। तो मूल निकालने के लिए मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ, जिसको श्रीधराचार्य विधि है। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस विधि पे पूछता भी रहता है सवाल। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताया था कि श्रीधराचार्य विधि से कैसे हल करते हैं, लेकिन थोड़ा ही बता पाया था क्योंकि लाइट कट चुकी थी, इसलिए मैं इस बात को पूरा बता नहीं पाया। तो अब आपको ये श्रीधराचार्य विधि के बारे में कि श्रीधराचार्य विधि से मूल कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको चर्चा पहले भी कर चुका था कि जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण क्या, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको हमको इस रूप में कोई भी समीकरण रहेगा तो उसको हम श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे। जैसे मान के चलिए हमको कोई दे दिया, जैसे उदाहरण ही है, मान के चलिए उदाहरण में हमको दे रहा है कि इसको आप श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। जैसे दे दिया जैसे मान के चलो हमको दे दिया 2x² प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको बोल दिया कि आप श्रीधराचार्य विधि से इस समीकरण को हल कीजिए, यानी इस द्विघात समीकरण को। तो द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे किस विधि से? श्रीधराचार्य विधि से। तो आपको जब भी ऐसा समीकरण जब आपको दे दे तो आपको सबसे पहले ये करना है कि द्विघात समीकरण के मानक समीकरण, इससे इसकी तुलना हम करेंगे। ध्यान दीजिए, किसकी तुलना? इसकी तुलना, जो समीकरण दिया इसकी तुलना हम इससे पहले करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से। तो जब भी तुलना करेंगे तो देखिए ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में ए है। यानी जब तुलना करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे हम हल। हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उसी को हम एक बार यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे ए है, तो ए बराबर यानी क्या हो गया? यहाँ पे ए बराबर हो गया 2। ध्यान दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे ए है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। यानी जो भी एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी गुणांक के रूप में, गुणांक का मतलब नंबर, जैसे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, -2 रहेगा तो ए बराबर -2 होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे x का गुणांक b है, ध्यान दीजिए, प्लस b है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 5 है, तो यानी b बराबर क्या है? यहाँ b बराबर क्या है? 5 है। ध्यान दीजिए, अगर -5 होता तो हम बोलते कि b बराबर -5 है। c बराबर क्या है? c बराबर 3 है, तो c बराबर हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। तो हम ये तुलना करने के बाद जो श्रीधराचार्य की जो विधि होती है, यानी x का जो मान निकाला जाता है, द्विघात समीकरण का x का जो मान हम निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है x बराबर, मैं यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए यहाँ पे x बराबर का होता है श्रीधराचार्य विधि। पहले तो श्रीधराचार्य विधि यानी श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र,
क्या है श्रीधराचार्य सूत्र भाई? यहाँ पे है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान होता है 2a होता है। ध्यान दीजिए, यानी श्रीधराचार्य सूत्र में क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जहाँ पे कि b क्या है, ये b है, ये a है, c क्या है, तो यही जो आप मान लिखे हो यही वाला मान है। यानी जहाँ की जो मानक समीकरण होता है, यानी जो ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जो जीरो होता है, प्लस सी है, प्लस सी बराबर जीरो होता है, वही ए बराबर यहाँ पे ए है, यही बी वाला यहाँ पे बी है, और यही जो सी है यहाँ पे सी है। यानी जो आप ये तुलना किए हो इस समीकरण से 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर जीरो की तुलना की हो इससे, तो यही ए बी सी है। यानी ए बी सी का जो मान है इसमें आपको पुटअप कर देना है। तो x बराबर अब निकल जाएगा बराबर माइनस बी। ध्यान दीजिए b का मान क्या है, तो b का मान 5 है। ध्यान दीजिए, तो माइनस बी पहले है तो आप 5 रख लीजिएगा। प्लस माइनस दोनों है, ध्यान दीजिए सूत्र में प्लस माइनस है। फिर अंडर रूट है बी स्क्वायर, तो बी का मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर आप भी करोगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4a। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब 2 है, तो आप भी 2 लिखोगे। और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सी का मतलब 3 है, तो आप भी लिखोगे 3। अब बट्टे में क्या है, 2a है। ध्यान दीजिए 2a, ए का मतलब क्या है, 2 है, तो 2 आप भी लिखोगे। इसको अगर आगे हल करेंगे तो -5 है, तो -5 ही रहेगा, यानी -5 प्लस माइनस। अब ध्यान दीजिए अंडर रूट 5 का जब वर्ग करेंगे तो 50 25, तो यानी हो गया 50 25 माइनस। देखिए माइनस है तो आप भी माइनस लगाइए, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। मल्टीप्लाई करना है, नीचे हो जाएगा 2a। 2a का मतलब 2 दूना के 4, तो नीचे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 नहीं 4 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा भाई, -5, तो आप भी लिख लो -5 प्लस माइनस। अब देखिए 25 में से 24 जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट 1 बच जाएगा, अंडर रूट 1 बटे में 4। तो अब ध्यान दीजिए अंडर रूट 1 का मतलब 1, तो हम 1 लिख लेंगे, यानी -5 प्लस -1, अब बटा में हमारा हो जाएगा 4। अब ध्यान दिए प्लस माइनस दो चिन्ह है, तो एक प्लस लेने पर, एक बार प्लस लेने पर, तो यहाँ पे हम नीचे कर देते हैं प्लस लेने पर। तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा भाई, प्लस लेने पर तो -5 अब +1 बटा में 4, तो -5 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा -4, अब बटे 4, 4 से 4 कट गया तो बचेगा -1। 4 से 4 घटा माइनस है तो माइनस तो बच ही गया, 4 से 4 1 बच गया है, 4 1 जा 4 मतलब 1 बार, तो -1, यानी -1 एक बार आंसर हो गया। फिर एक बार माइनस लेने पर, तो इधर ही आपको मैं बता देता हूँ, माइनस लेने पर तो माइनस लेने पर क्या होगा भाई, माइनस लेने पर -5 तो है, तो ये -5 रहेगा, लेकिन माइनस अब 1 होगा, ध्यान दीजिए, तो -1 बटा में 4, तो -1 अरे सॉरी -5 -1 -6 हो जाएगा, जोड़ देंगे, अब बटे में 4, जब काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 3 6, यानी कि ये जो आंसर हो जाएगा -3 बटे का हो जाएगा 2, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। यानी कि श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य सूत्र से हम 2 मान x के 2 मान प्राप्त कर लिए, कौन, -1 और -3/2। यही द्विघात समीकरण के मूल है, इन्हीं को हम द्विघात समीकरण का मूल बोलते हैं। और किस विधि से हमने लगा है, श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य विधि का मतलब क्या हुआ, श्रीधराचार्य विधि का मतलब ये एक्स का हमको वैल्यू निकालना होता है, इसका फार्मूला होता है, यानी x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से 2a, ये हमारा फार्मूला है। ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से 2a, ये हमारा। तो इस विधि से हमने आपको एक सवाल बता दिए, एक सवाल और बता लेते हैं, आपको थोड़ा कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो
आप कर लीजिएगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं एक सवाल और आपको बताता हूँ इसी विधि पर, ध्यान दीजिए। इसको हम रहने देते हैं, मानक समीकरण है। चलिए आप वीडियो को रोक रख के आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा, और मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ, और अच्छा सवाल। मान के चलिए हमको ये अगला सवाल दिया गया 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, बराबर क्या है 0। तो इसको हमको हल करना है। क्या करना है हल? किस विधि से? श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य का मतलब क्या हुआ? हम थोड़ा सा यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, तो श्रीधराचार्य सूत्र हम लिखेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है भाई? x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ध्यान दीजिए, ये x का मान निकलता है इससे। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं। यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र है। इस विधि से इसको हमको हल करना है। तो ये हमारा जो 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसको हल लिख लेंगे। हल 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, a बराबर क्या हो जाएगा? x² का जो गुणक है वो a हो जाएगा, यानी a बराबर 2 हो गया। यहाँ पे b बराबर कौन होगा? यहाँ पे b बराबर x का जो गुणांक होगा। ध्यान दीजिए, तो -3 है, तो यहाँ पे b बराबर -3 हो जाएगा। c कौन है भाई? c का मान अचर पद यानी 1, यानी a b c का मान निकल गया, तो हम इस फार्मूले में रख लेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र में रखेंगे तो यहीं पे हम रख लेते हैं। इसलिए x बराबर देखिए माइनस बी, तो माइनस ये सूत्र का है, अब बी का मतलब ये माइनस खुद 3 है, तो ये -3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, तो बी का मतलब -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a, -3 का स्क्वायर, थोड़ा सा -3 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मतलब यहाँ पे क्या है? a का मतलब है 2, तो आप भी 2 लिख लीजिए, 2c 4ac, तो c का मान क्या है? 1 है, तो आप भी 1 लिख लीजिए, अपान 2a, a का मतलब क्या है? a का मतलब 2 है, तो आप भी लिख लीजिए 2। तो इसको आप हल करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, यानी +3, तो +3 प्लस माइनस अंडर रूट बी, ये -3 का जब वर्ग होगा तो -3 का आप वर्ग करेंगे अगर, तो -3 गुणे -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, यानी 9, तो यहाँ पे 9 माइनस 4 दूना 8, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा, 4 दूना 8, 8 एक 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, नीचे क्या आ जाएगा? 2 दूना के 4। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे ये। तो ये 3, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान दीजिए 9 में से 8 गया तो 1, अब बट्टे में ये होगा 4 बराबर, अब 3, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का मान 1 ही आएगा, तो 1 बट्टे में आ जाएगा 4, तो एक बार हम प्लस लेंगे, तो 3 यानी 3 प्लस 1 बट्टे 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4/4, 4/4 को जब हम कटाएंगे तो ये 1, एक आंसर ये गया, और एक बार माइनस जब लेंगे तो ये हमारा 3 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2, अब बटे 4, तो 2 दूना के 4, यानी 1/2, ये आंसर ये हो गया। यानी श्रीधराचार्य सूत्र से हमारा 2 आंसर, एक आ गया और एक 1/2 आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये जरूर समझ में आए होंगे कि कैसे हम श्रीधराचार्य विधि से सवाल को लगाते हैं, कैसे हल करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के जो क्या होते हैं, क्या बोला जाता है उनको, मूलों के लक्षण, उनके लक्षण क्या है, उनके नेचर क्या होते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे आपको। ये तो हो गया हमारा श्रीधराचार्य विधि से।
तो अब हम चलेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण क्या होते हैं, यानी उनके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ। आप अंत तक अगर वीडियो में बने रहते हैं तो आपको जरूर समझ में आएंगे कि मूलों के लक्षण क्या होते हैं। यानी द्विघात समीकरणों को मूलों के लक्षण, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ध्यान दीजिए। यानी लक्षण यानी नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमारे मूलों के लक्षण क्या होते हैं। तो जब भी ध्यान दीजिए, मूलों के लक्षण का मतलब ये होता है कि हमारा मूल कब वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा, इस तरह की बातें आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको जांच करने के लिए कि मूलों के लक्षण क्या होंगे, तो एक आप नाम सुने होंगे, विवितकर एक आता है नाम, विवितकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवितकर। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी इसी को d से दर्शाते हैं। d बराबर b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विवितकर। ध्यान दीजिएगा, ये विवितकर एक नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार कि इस समीकरण का आप विवितकर बताइए। तो ये जो विवितकर है b² - 4ac, इसी पर मूलों के लक्षण काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मूलों के लक्षण इस पे निर्भर करेंगे, तो इसमें आपको लिखना ये पड़ता है कि द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण विवितकर, ध्यान दीजिए, विवितकर b² - 4ac पर निर्भर करता है, जो निम्न है। क्या निम्न है? इसमें 3-4 कंडीशन होता है। जैसे पहला कंडीशन क्या हुआ? द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण विवितकर b² - 4ac पर निर्भर करता है, जो निम्न है। क्या है निम्न भाई? यदि ध्यान दीजिए, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब b² - 4ac यानी विवितकर का मान जब 0 से बड़ा होगा, क्या होगा? विवितकर। ध्यान दीजिए, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब विवितकर का मान 0 से बड़ा होगा। तब जब बड़ा होगा तथा पूर्ण वर्ग होगा, जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग होगा, तो ध्यान दीजिए, तो मूल वास्तविक तो होगा, ध्यान दीजिए, वास्तविक परिमेय तथा दोनों मूल अलग अलग मिलेंगे। वास्तविक परिमेय तथा मूल अलग अलग होंगे, ध्यान दीजिए। यानी जब भी b² - 4ac बड़ा होगा 0 से तथा पूर्ण वर्ग होगा, तो मूल वास्तविक परिमेय तथा मूल यानी जो मूल x का मान होगा वो अलग अलग प्राप्त होगा।
दूसरा कंडीशन ये है, बी में ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, फिर इज ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग न हो, तथा पूर्ण वर्ग न हो, ध्यान दीजिए, न हो तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन अपरिमेय होगा तथा अलग अलग होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इस पे सवाल देते रहते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा डीप से समझाने का प्रयास में लगा हूं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अर्थात जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर जीरो आ गया तो ध्यान देना, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ध्यान दीजिए, समान मतलब बराबर होंगे, यानी बराबर मूल होंगे, बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसी पे सवाल लगभग अधिकतर पूछते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, यानी दोनों मूल एक तरह के होंगे। जैसे 2 है तो दोनों 2 होगा, 4 है तो दोनों 4 होगा, इस तरह की बात होती है। लास्ट में डी, यदि, ध्यान दीजिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज देन लेस 0, मतलब अब ध्यान दीजिए, तीनों में था कि बड़ा हो रहा है, ये यहाँ पे बराबर है, मतलब 0 से यहाँ पे मान बराबर है, सॉरी बड़ा है, 0 से ये मान बड़ा है, फिर ये 0 के बराबर है, तो मूल अलग अलग तथा बराबर हो है। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज देन लेस 0, मतलब 0 से छोटा हो गया, तो मूल वास्तविक नहीं, तो मूल काल्पनिक होगा। ध्यान दीजिए, तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। काल्पनिक का मतलब क्या? अधिकल्पित इसको बोलते हैं। काल्पनिक मतलब जैसे बी स्क्वायर माइनस 4c इज देन लेस 0, जीरो का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी संख्या -1 आ गई, -2 आ गया, तो 0 से क्या है? छोटे हैं, तो 0 से छोटे हैं तो मूल काल्पनिक होगा। तो आप इस बात को स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको इसी पे सवाल बताऊंगा और बताऊंगा कि कम मूल्य बराबर कैसे होता है, क्या होता है, इसमें सारी बातें आएंगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसी पे अब सवाल आपको बताऊंगा, तब जाके पूरी तरह से बात समझ में आएगी कि इसको लगाते कैसे हैं और इसका वैल्यू क्या है, इसका मान क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें विविधकर का बहुत ही रोल ज़्यादा है, तो विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4c को आप ध्यान दीजिएगा, इसी पे सवाल लगता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए देखता हूँ कि वीडियो, हाँ वीडियो तो बन रहा है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। अब इस पे सवाल आएगा, तो ध्यान दीजिए, ये 4 कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चारों बातों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा और आपके बोर्ड के एग्जाम में ये कंफर्म है कि इस पे सवाल जरूर आएंगे और आपको अगर पता होगा तो आप बाजी निश्चित ही मार जाएंगे, वरना आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप किसी चीज़ को समझेंगे, जानेंगे तो पूरी तरह से आप कर पाएंगे। इसको विविधकर को चले रहने देते हैं। अब जैसे मान के चलिए, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिया है कि हाँ, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन? दिया है कि यदि समीकरण 3y स्क्वायर -12y प्लस m
बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है, के मूल बराबर है, ध्यान दीजिए बराबर है, बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान बताइए। ध्यान दीजिए आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है और इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये अभी मैं बताया था इतना इतना कि मूल बराबर है। ध्यान दीजिए कह रहा है कि मूल बराबर है, तो मैं कंडीशन आपको शायद तीसरा वाला कंडीशन था कि जब मूल बराबर होंगे तो जो d होगा यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के क्या होगा, बराबर होगा। जब मूल बराबर है, जब मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होंगे तो जो d होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसमें कह रहा है कि मूल बराबर है तो m का मान, तो जब मूल बराबर है इसके तो यानी d, तो d का मतलब यानी इसलिए लिख लेंगे, चूक यहाँ पे लिख लेंगे हल, हल लिख लेंगे क्या बोल रहा है, चूंकि लिख लेंगे हल में कि चूंकि यहाँ यहाँ मूल बराबर है, मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा हमारा 0। मैं पहले ही आपको बताएं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल होगा बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी इसमें का भी ध्यान दीजिए, तो ये y के टर्म में समीकरण दिया है, ध्यान दीजिए 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस m बराबर 0, तो y के टर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम 3y स्क्वायर, ध्यान दीजिए 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस m बराबर 0 है, तो यहाँ पे a बराबर क्या है, ध्यान दीजिए a का मतलब x स्क्वायर का वहां पर गुणांक था तो यहाँ पे y स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b का मतलब क्या था, b का मतलब यहाँ पे x का गुणांक, तो यहाँ पे y का गुणांक, y के टर्म में समीकरण है तो y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ पे -12 है, ध्यान दीजिए y का, c अचर पद तो c यम है तो यम हो गया, यानी a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर यम, तो यही मान हम इसमें रख लेंगे। तो b का मान क्या है, b का मान है -12, तो आप भी रख लीजिए -12 का होल स्क्वायर माइनस 4a, 4 सूत्र का है, a का मतलब 3, तो आप भी रख लीजिए 3, c का मान क्या है, यम है तो आप भी रख लीजिए यम, ये बराबर 0, तो -12 का जब वर्ग करिएगा तो -12 का -12 गुणे -12 यानी 144 माइनस 4 3 12 और 12 का m में गुणा कीजिएगा तो 12m बराबर ये 0 है। आप चाहेंगे तो 12m को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, या इसको ले जाइए उधर तो -12m बराबर ये -144, तो माइनस से माइनस कटा दीजिए, इसलिए m बराबर, नहीं तो ऐसे ही माइनस मत कटाइए, -12, तो माइनस से माइनस से कट गया, अब 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 यानी 12 बार, यानी हमारा जो m का मान आ गया वो आ गया 12, ये हमारा आ गया आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये जरूर क्वेश्चन समझ में आए होंगे और किस तरह से किया जाता है, मूल कैसे निकाले जाते हैं और जो मूल होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं इसमें बताया गया है। मैं एक दो क्वेश्चन और आपको बता देता हूं ताकि आपको पूरा तरह से कंफर्म हो जाए। ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है कि मूल बराबर है तो m का मान, तो चूंकि मूल बराबर है तो ये अब x के टर्म में न देकर ये y के टर्म में समीकरण दिया हुआ है, तो वही x वाला है लेकिन कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चूंकि यहाँ मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0, तो यहाँ पे b कौन है, b का मतलब है -12, ध्यान दीजिए यानी y का गुणांक, तो -12 का वर्ग -4 का मान यहाँ पे y स्क्वायर का गुणांक a, तो यहाँ पे 3 है। c कौन है भाई, c का मतलब यम, तो यहाँ पे हम हमने 12 का वर्ग 12 12 44, 4 3 12 12m, तो हमने इसको उधर लेके गया तो माइनस 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 यहाँ पे आगे कट जाएगा, तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 यानी यम का मान जो है
बार आ गया। एक दो क्वेश्चन जब और करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। चलिए इसको आप जरूर करिए और आपको ये काम देने वाली चीज़ है और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आने चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर ये समझ में आए होंगे। तो इसको रहने देते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, एक दो क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें एक दो क्वेश्चन है, जैसे दिया है, फिर क्या दिया है, दिया कि समीकरण इतना के विविध मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये दिया है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर बताइए, मतलब आपको विविधकर इसमें बताना है। विविधकर बताइए तथा विविधकर बताइए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तथा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति बताइए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तथा यदि वे वास्तविक हैं, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कई सवाल इसमें है, निश्चित रूप से इसमें कई चीज दिया हुआ। अच्छा उदाहरण है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, विविधकर बताइए। तो विविधकर जब भी बताने की बात आ गया तो आप तुरंत विविधकर हल, जब भी विविधकर का बात आएगा तो विविधकर का मतलब क्या, विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होगा भाई, डी बराबर होगा b² माइनस 4ac, ये होता है विविधकर। तो ध्यान दीजिए b, तो b का मतलब यहाँ पे x का गुणक -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4a, a का मान क्या है, a का मान x² का गुणक यानी कि 3, और c का मान क्या है, c का मान 1/3 है, 1/3। तो -2 का बाद 4 माइनस, ध्यान दीजिए 3 से 3 कटेगा तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4, अब 4 में से 4 गया तो क्या हो गया 0, यानी जो इसका विविधकर हुआ वो आ गया 0, यानी जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका मान आ गया 0। तो ध्यान दीजिए 0 आने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको पहले ही बताया था कि जब d यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो मूल बराबर होंगे। क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे तथा वास्तविक होंगे। ध्यान दीजिए वास्तविक होंगे, इतना मैं बात आपको पहले बता चुका हूं। b² माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल बराबर होंगे तथा वास्तविक होंगे। तो अर्थात इसके जब हम मूल निकालेंगे इस समीकरण के तो वो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b² माइनस 4ac जो हमारा विविधकर है, जो d है वो 0 आ गया। तो विविधकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। तथा यदि वे वास्तविक है, तो पहली बात तो वास्तविक हो जाएंगे क्योंकि 0 आ गया, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जब हम x का मान ज्ञात करेंगे मतलब मूलों की प्रकृति तो हमारा आ गया कि वास्तविक होंगे। दूसरी बात है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, तो हम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर ये 0 है। तो हम जब ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करिए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपन 2a माइनस b। यहाँ पे b का मान अगर चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं। b का मान क्या था भाई, यहाँ पे देखिए a का मान, यहाँ से थोड़ा सा चलिए इधर कर लेते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, जहाँ मतलब यहाँ a बराबर क्या है 3 है,
बी बराबर क्या है, बी बराबर -2 है, सी बराबर क्या है, सी बराबर 1/3 है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो माइनस बी का मान, तो बी का मान -2 है, तो ये माइनस है ही, अब -2 इसका मान है, प्लस माइनस √b, बी का मान क्या है, -2 है भाई, -2, तो -2 का स्क्वायर कर लीजिए, -4a, ए का मान क्या है, ए का मान है हमारा 3, ए का मान है हमारा 3, 80 का मान 1/3 अपन 2a, ए का मान क्या है, ए का मान है 3, तो 3, ध्यान दीजिए माइनस माइनस का होगा प्लस, यानी 2, प्लस माइनस ये 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4, माइनस ये 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा हमारा 4 और 2 3 6। तो ध्यान दीजिए 2 प्लस माइनस 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0, यानी 0 हो गया, तो यानी 0 अब बटा में हो जाएगा 6, यानी 2/6, प्लस माइनस से तो कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि इधर 0 है, तो हमारा जो दोनों मूल हो गया 2/6, 2/6 का मतलब 2 3 6, यानी 1/3, ये हमारे जो दोनों मूल होंगे, अतः x बराबर 1/3 और 1/3 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मूलों की जो प्रकृति आई है वो तो वास्तविक होंगे ही, दूसरी बात ये है कि वास्तविक होंगे तथा मूलों की प्रकृति मतलब वास्तविक होगी, और कितने मान होंगे, 1/3 1/3, ये दोनों मूल मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जब d का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको सामने दिख रहा है कि जो x के दोनों मूल है 1/3 और 1/3 आए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये जितना भी सारी चीज़ें बताई होंगी आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और जहाँ पे समझ में नहीं आता हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरा मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर ये समझ में आए होंगे, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित तौर पे पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, और इन जो क्वेश्चन है, छोटे-छोटे क्वेश्चन है, आपको ये सवाल लगाने में, सवाल जानने में आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, और आप इसका कितना लाभ ले पाते हैं आप पे ही निर्भर करता है। मेरा काम है बताना और आपका काम है जानना, और इन सवालों को, इन चीज़ों को आप जानते रहें, समझते रहें, और अपने जीवन में यूज़ करें, प्रयोग करें, और आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, यही हमारी उम्मीदें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।